इंडियन इकोनॉमी की सीरीज में अपना अगला लेक्चर, जहां पे जीएसटी जो हमने शुरू करा था उसको आज खत्म करने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ाएंगे जीएसटी के और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो प्री मेंस इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और साथ में जो पिछले ईयर्स में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्री और मेंस के, वो भी मैं कराऊंगा। आपने देखा होगा पिछले लेक्चर में किस तरीके से हमने पीवाईक्यूज कवर करे थे, और मैंने कॉन्सेप्ट के साथ लिंक करके आपको पिछले 25 साल के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं वो साथ के साथ मैं आपको कराता जा रहा हूँ। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यू हैव टू यूज द रेफरल कोड मधु गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए मेरा नाम डालना है, यू विल गेट 10% डिस्काउंट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे जरूर ज्वाइन करिए। अनअकैडमी से इस बार 178 प्लस टॉपर्स से 2021 में लास्ट टाइम 170 प्लस टॉपर्स से, साथ के साथ अनअकैडमी का अनबॉक्स ऑफर चालू है, जहां पे अगर आप 13 से 15 जून के बीच में अनअकैडमी में सब्सक्राइब कर रहे हो और 1 साल से ज्यादा का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो आपको 6 महीने का एक्सटेंशन मिलेगा। अनअकैडमी अनबॉक्स ऑफर, इसे जरूर एनरोल करेंगे। साथ के साथ नए बैचेस शुरू हो रहे हैं 15 जून से, इंग्लिश, हिंदी और बाइलिंगुअल में कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस हैं जहां पे पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। और इसी के साथ ऑप्शनल के भी बैचेस शुरू हो चुके हैं 5 जून से, अलग अलग ऑप्शनल सारी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी और बाइलिंगुअल में। सो डू एनरोल फॉर दीज ऑप्शनल बैचेस एज वेल। इसके अलावा डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग बैचेस अनअकैडमी पे चल रहे हैं जहां पे आप अपने डाउट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। सो डू एनरोल फॉर दीज डाउट रेजोल्यूशन बैचेस एज वेल। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं बजट। बजट में हम बात कर रहे हैं रेवेन्यू साइड की, मतलब कि शॉर्ट टर्म साइड की, और उसमें भी हम बात कर रहे हैं कि सरकार की जेब में पैसा कैसे आता है। वहां पे भी स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं टैक्स रिसिट्स की, कि सरकार की जेब में टैक्स के फॉर्म में पैसा कैसे आता है। और वहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक टैक्स की बात कर रहे हैं जिसको कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब कि जीएसटी की बात कर रहे हैं। जीएसटी के जितने भी इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे मैं सीरीज में कवर कर रहा था, और जैसे ही जीएसटी खत्म होता है हम चलेंगे नॉन टैक्स रिसिट्स की तरफ और अपने बजट की जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। पूरा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे प्री मेंस और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंक्लूडिंग द स्टेट एग्जामिनेशंस। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इकोनॉमी यहां से आपकी कवर हो जाएगी। तो अगर हम सबसे पहले जीएसटी के थ्रेशोल्ड की बात करते हैं, जीएसटी के काफी सारे कॉन्सेप्ट हमने देखे कि किस तरीके से वैल्यू एडिशन होता है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस खत्म हो जाता है। ये सारी टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी जो है आपकी पुराने लेक्चर्स में मैं कवर कर चुका हूं। इस पर्टिकुलर लेक्चर में सबसे पहले बात करेंगे जीएसटी की थ्रेशोल्ड और स्लैब्स की, मतलब कि जीएसटी किसे देना होता है, सबको थोड़ी ना जीएसटी देना होता है। जीएसटी सिर्फ उन लोगों को देना होता है जो गुड्स बेच रहे हैं और जिनकी टर्नओवर 40 लाख रुपए से ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टेशनरी शॉप हो गई, कपड़ों की दुकान हो गई, जूतों की दुकान हो गई, कोई रेस्टोरेंट हो गया, ये सब क्या आते हैं, गुड्स की कैटेगरी में आते हैं। गुड्स, देखिए जीएसटी का मतलब क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी का मतलब क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, राइट। अभी मैं बात कर रहा हूं कि गुड्स के केस में थ्रेशोल्ड क्या है। गुड्स के केस में थ्रेशोल्ड ये है कि अगर आप गुड्स बेच रहे हो और आपकी सेल साल में 40 लाख रुपए से ज्यादा की है, जो आपकी सेल है पूरे साल में वो 40 लाख रुपए से अगर ज्यादा की है, आप अगर साल में 40 लाख रुपए से ज्यादा के गुड्स बेच रहे हो तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा। मतलब कि आप ऐसा मानिए कि आपका एक रेस्टोरेंट है, वहां पे पूरे साल में आप 40 लाख रुपए से ज्यादा का खाना बेच रहे हो। आपकी एक जूतों की दुकान है, आप वहां पे साल में 40 लाख रुपए से ज्यादा के जूते सेल कर रहे हो तो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक ढाबा है, उस ढाबे वाले भैया की जो पूरे साल में इनकम है वो 12 लाख रुपए, सपोज करिए कि लाख रुपए महीना निकलता है, 12 लाख रुपए साल की कमाई है, तो उनको जीएसटी नहीं पे करना। क्यों? क्योंकि 40 लाख रुपए से कम है उनकी सेल। कोई छोले भटूरे वाला है, उसकी साल की 2 लाख रुपए की सेल है, साल की 3 लाख रुपए की सेल है, उसे जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो 40 लाख से काफी नीचे है। तो अगर आप गुड्स सेल कर रहे हो और आपकी सेल 40 लाख रुपए उससे ज्यादा की है तो आपको सरकार को जीएसटी पे करना पड़ेगा। ये होती है जीएसटी की थ्रेशोल्ड नंबर 1। अगर हम बात करें सर्विसेज में, सर्विसेज का मतलब होता है कि आपकी कोई एजुकेशन की कंपनी है, कोई हेल्थ केयर की कंपनी है, कोई कम्युनिकेशन की कंपनी है, आप इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, एटसेट्रा। सर्विसेज का मतलब क्या होता है कि आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, बैंकिंग, फाइनेंशियल, फिनटेक, एजुकेशन, हेल्थ, एटसेट्रा। इस प्रकार से अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको जीएसटी कब पे करना होगा, आपको जीएसटी तब पे करना होगा जब 20 लाख रुपए से ज्यादा आप सालाना कमा रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं एयरटेल नाम की कंपनी की बात करता हूं तो एयरटेल साल में हजारों करोड़ों रुपए का धंधा करता है, तो मतलब ऑब्वियसली 20 लाख रुपए से ऊपर है तो उन्हें जीएसटी पे करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई कोचिंग सेंटर है जो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है और उनकी साल में इनकम है 2 लाख रुपए की, या साल में उनकी इनकम है 3 लाख रुपए की, तो वैसे तो ये एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन इन्हें जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनकी इनकम 20 लाख रुपए के नीचे है। तो जब भी आपसे पूछा रहा है कि जीएसटी कौन पे करता है तो आप हमेशा उसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे कि अगर आप गुड्स बेच रहे हो और आपकी इनकम साल में
40 लाख रुपए से ऊपर है तो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। अगर आप सर्विसेज के धंधे में हो और आपकी सेल साल में 20 लाख रुपए से ऊपर की है तो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। अगर आपकी सेल 20 लाख रुपए से नीचे है सर्विसेज में तो आपको जीएसटी पे नहीं करना। मैंने यहां पे आपको एग्जांपल बताया। तो इस तरीके से जीएसटी के जो थ्रेशोल्ड्स हैं आप उनको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। गुड्स के केस में 40 लाख रुपए और सर्विसेज के केस में 20 लाख रुपए। जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स होती हैं, मतलब कि जो 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गई और साथ में हिमाचल और उत्तराखंड हो गए, वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं। पहले इसमें जम्मू कश्मीर भी आता था, बट जम्मू कश्मीर तो अब यूनियन टेरिटरी बन चुका है। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जो हैं वहां पे जीएसटी का थ्रेशोल्ड अलग है। मतलब कि अगर आप इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में, मतलब कि इन 10 जगहों पे 8 नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हिमाचल और उत्तराखंड में अगर आप गुड्स का बिजनेस कर रहे हो और आपकी सेल 20 लाख रुपए है तो आपको जीएसटी देना होगा। अगर आप इन जगहों पे, इन 10 जगहों पे, इन 10 स्टेट्स में अगर आप सर्विसेज का धंधा कर रहे हो तो अगर आपकी सर्विस 10 लाख रुपए से ऊपर की है तो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। मतलब कि ये जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, क्योंकि यहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी काफी कम रहती है बिकॉज ऑफ डिफिकल्ट टेरेन, सरकार ने इस बात को बोला कि ये जो 10 स्टेट्स हैं यहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी काफी कम रहती है क्योंकि इधर डिफिकल्ट टेरेन है, पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कम है, तो यहां पे जीएसटी का थ्रेशोल्ड हम कम रखेंगे और गुड्स के केस में 20 लाख रुपए और सर्विसेज के केस में 10 लाख रुपए इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में थ्रेशोल्ड रखा गया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि पूरे इंडिया में गुड्स का थ्रेशोल्ड 40 लाख रुपए की, अगर आप 40 लाख रुपए से ज्यादा का माल बेच रहे हो जीएसटी पे करना पड़ेगा। ये जो 10 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं यहां पे थ्रेशोल्ड है 20 लाख रुपए गुड्स का। पूरे इंडिया में सर्विसेज का अगर आप धंधा कर रहे हो तो वहां पे 20 लाख रुपए से ऊपर की सेल पे आपको जीएसटी देना पड़ेगा। लेकिन अगर इन 10 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आप हो तो आपका सर्विसेज का धंधा अगर 10 लाख रुपए से ऊपर का तो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। ये आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्चुअल बातें याद रखनी है। मेंस में ऐसे कोई बहुत खास सवाल निकलता नहीं है, प्रीलिम्स में फंसा सकता है यूपीएससी आपको, तो ये आपको याद रखना है। राइट, तो हमने देख लिया मेजर थ्रेशोल्ड्स के बारे में कि आप कब एलिजिबल हो जीएसटी पे करने के लिए और कब एलिजिबल नहीं हो। आपको एग्जैक्टली जीएसटी कब देना है और कब नहीं देना है, वो बातें हमने यहां पे इन दोनों टेबल्स में देख ली। अब हम बात करते हैं जीएसटी के स्लैब्स की। जीएसटी के स्लैब्स की आपने सुना होगा कि एक पर्टिकुलर आइटम 5% जीएसटी के अंदर आ रही है, एक पर्टिकुलर आइटम 10% जीएसटी के अंदर आ रही है, एक पर्टिकुलर आइटम 12% जीएसटी के अंदर आ रही है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। 10% एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, वैसे 10% की कोई स्लैब होती नहीं है, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल। तो बेसिकली सरकार ने क्या करा, यहां पे 4 मेजर स्लैब्स जो हैं जीएसटी के वो क्रिएट करें हैं। 5%, 12%, 18% और 28%। हिंदुस्तान में जितनी भी आइटम्स हैं उनको इन 4 स्लैब्स में जीएसटी की डाला जा सकता है। जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिनके ऊपर जीएसटी लग रहा है, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिनके ऊपर जीएसटी का टैक्स लगेगा, आप उनको इन 4 स्लैब्स में डिवाइड कर सकते हो। मतलब कि वो जो आइटम है वो इन 4 में से किसी एक स्लैब में आएगी, या तो 5% में, या 12% में, या 18% में, या 28% में। कोई सी भी आइटम हो इन 4 स्लैब्स में आएगी। कुछ एक्सेप्शंस हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन अगर मैं एक जनरल ट्रेंड की बात करता हूं, अगर मैं एक मोटा माटी बात करूं, तो जितनी भी जीएसटी की आइटम्स हैं आप उनको 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। 5% स्लैब, 12% स्लैब, 18% स्लैब एंड 28% स्लैब। ये है एक जनरल ट्रेंड। ये एक जनरल ट्रेंड है कि हाँ, इन 4 स्लैब्स में आप सारे के सारे गुड्स और सर्विसेज को डिवाइड कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा 2 छोटी छोटी स्लैब्स और हैं। 4 तो मेजर स्लैब्स मैंने आपको बता दी, 5, 12, 18 और 28। ये 4 मेजर स्लैब्स तो मैंने आपको बता दी, लेकिन इसके अलावा 2 माइनर स्लैब्स और भी हैं। उसमें एक है 0.25% की फॉर प्रेशर एंड सेमी प्रेशर स्टोन्स। मतलब कि जो डायमंड वगैरह होता है उसके ऊपर जो जीएसटी लगता है वो 5, 12, 18 और 28 नहीं लगता। डायमंड और दूसरे प्रेशर सेमी प्रेशर स्टोन्स जो हैं, जो ज्वेलरी बनाने में काम आते हैं, उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 0.25% का जीएसटी लगता है। वहीं अगर मैं गोल्ड और गोल्ड ज्वेलरी की बात करता हूं तो उनके ऊपर 3% का जीएसटी लगता है। मतलब कि प्रेशर्स और सेमी प्रेशर स्टोन्स की अगर हम सेल परचेस करें तो 0.25% का जीएसटी। अगर मैं गोल्ड और गोल्ड ज्वेलरी की बात करता हूं तो उसके ऊपर 3% का जीएसटी लगेगा। ये 2 एक्सेप्शंस आपको याद रखने हैं, बिल्कुल याद रखने हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में आजकल जिस तरीके का सवाल आता है वहां पे एलिमिनेशन लगता नहीं है एज पर द रीसेंट ट्रेंड ऑफ 2022। आपने 5 जून 2022 को देखा ही होगा कि यूपीएससी ने किस प्रकार के सवाल दिए कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3। वहां पे एलिमिनेशन का स्कोप ही खत्म कर दिया। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है
कि वैसे जितनी भी आइटम्स जीएसटी के अंदर आ रही हैं उनको 4 मेजर स्लैब्स में डिवाइड किया जा सकता है, 5, 12, 18 और 28। लेकिन 2 माइनर स्लैब्स भी हैं, एक प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स की 0.25% पे और एक गोल्ड, सोना और सोने से बनी ज्वेलरी 3% जीएसटी पे लगेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। ये जो पूरी स्लाइड है, यहां से मेंस का तो बहुत ही लिमिटेड सवाल निकलता है, लेकिन प्रीलिम्स के यहां से कई सारे सवाल निकलते हैं, तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट। तो 4 मेजर स्लैब्स 5, 12, 18 और 28, उसके अलावा 2 छोटी छोटी स्लैब्स 0.25% और 3%। इसके अलावा कई सारी आइटम्स ऐसी भी होती हैं जो जीएसटी के अंदर आती ही नहीं है, या कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जिनके ऊपर 0% जीएसटी लगता है। कौन सी हैं वो आइटम्स, वो पूरी लिस्ट में भी आपको बताऊंगा। उससे पहले जीएसटी के छोटे छोटे 2-3 कॉन्सेप्ट्स कवर करते हैं, और फिर उसके बाद मैं उन आइटम्स पे आऊंगा जो या तो जीएसटी के अंदर कवर ही नहीं होती या फिर जिनके ऊपर 0% जीएसटी लगता है। अभी के लिए आपको जीएसटी के थ्रेशोल्ड याद रखने हैं, 40 लाख और 20 लाख गुड्स का, 40 लाख नॉर्मल स्टेट्स, 20 लाख स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, सर्विसेज में 20 लाख और 10 लाख, 20 लाख नॉर्मल इंडिया में और 10 लाख स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में। उसके अलावा 4 थ्रेशोल्ड्स 5, 12, 18, 28 और 2 माइनर स्लैब 0.25 प्रेशियस, सेमी प्रेशियस स्टोन्स और 3% गोल्ड एंड गोल्ड ज्वेलरी। अब सबसे पहले बात करेंगे यहां पे एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जिसका नाम है ई वेज बिल। ई वेज बिल का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है, सपोज करिए उत्तर प्रदेश में किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और मध्य प्रदेश में बैठे व्यक्ति ने उसे खरीदा। तो अगर मैं रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो यहां पे आईजीएसटी लग जाएगा, क्योंकि इंटरस्टेट ट्रेड है। आईजीएसटी में कुछ हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखेगी और कुछ हिस्सा जो है एमपी की स्टेट गवर्नमेंट को दे देगी, क्योंकि जीएसटी जो है वो कंजम्पशन डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। वो जो है कंजम्पशन या फिर डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तो कुछ हिस्सा जो है वो मध्य प्रदेश की सरकार को चले आएगा। ठीक है, ये बात हमारे को समझ आ गई। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ई वेज बिल की, कि ई वेज बिल एग्जैक्टली क्या है। उत्तर प्रदेश में कुछ मैन्युफैक्चर हुआ, ट्रांसपोर्टर ने उसे ट्रक में डाला और ट्रक जो है अब उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश जा रहा है। जब हमारे को गुड्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने होते हैं, जब हमारे को गुड्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने होते हैं, तो ये जो ट्रांसपोर्टर होता है, ऑटो वाला, ट्रक वाला, ये जो भैया होते हैं, ये खोलेंगे जीएसटी का पोर्टल। जीएसटी की जो वेबसाइट है, जो जीएसटी का पोर्टल है, वो खोलेंगे और वहां पे डिटेल्स डालेंगे कि देखिए सर, मैं ट्रांसपोर्टर हूं, मैं उत्तर प्रदेश में लखनऊ से मध्य प्रदेश में भोपाल तक सामान लेके जा रहा हूं। मेरे ट्रक में लकड़ी का सामान है, सपोज करिए लकड़ी का सामान जा रहा था, कुछ फर्नीचर वगैरह। तो उत्तर प्रदेश लखनऊ ये वाली दुकान है, यहां से मैंने ये 2 सेंटर टेबल, 1 डाइनिंग टेबल उठाई है, अपने ट्रक में डाली है। मध्य प्रदेश में भोपाल में ये घर है जहां पे मैं लेके जा रहा हूं, इन व्यक्ति का नाम ये है, और ये पूरे के पूरे गुड्स की वैल्यू इतनी है, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, जो भी। जीएसटी के पोर्टल पे वैल्यू एंटर करेंगे, ये सारी की सारी डिटेल्स एंटर करेंगे, और जीएसटी का पोर्टल इन्हें कागज प्रिंट आउट करके देगा, जिसको कहते हैं ई वेज बिल, जिसको कहते हैं ई वेज बिल। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह गुड्स ट्रांसफर कर रहे हो, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह गुड्स ट्रांसफर कर रहे हो, तो जीएसटी के पोर्टल पे आपको ये सारी की सारी डिटेल डालनी होती है। कौन कौन सी डिटेल, जो मैंने आपको बताई कि सामान कहां से उठाया, कहां पे ड्रॉप करना है, सामान की वैल्यू क्या है, कौन सी आइटम आपके ट्रक में रखी है और उसमें कितना टाइम लगेगा। ये सारी की सारी डिटेल्स जो है हमारे को जीएसटी की वेबसाइट पर डाल के एक कागज जनरेट करना होता है, एक बिल जनरेट करना होता है, जिसको अकाउंटिंग की भाषा में जीएसटी ई वेज बिल बोला जाता है। ये जो ई वेज बिल होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है ये ट्रैक करने के लिए कि सामान जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहा है और प्रॉपर टैक्सेशन इसका हुआ है, कि जो भी एमपी के व्यक्ति ने सामान खरीदा है उसके ऊपर टैक्स पेड है। एक जगह से दूसरी जगह जो सामान जा रहा है उसको प्रॉपरली ट्रैक करने के लिए और ये देखने के लिए कि उसके ऊपर टैक्स भरा हुआ या नहीं भरा हुआ, हम जो है ई वेज बिल जनरेट करते हैं।
आपने देखा होगा पहले वो चुंगी ऑक्ट्रॉय का कॉन्सेप्ट होता था और वो सब हटा दिया गया था जीएसटी के आने के बाद, कि अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बॉर्डर में एंटर कर रहे हो तो आपको बॉर्डर के ऊपर रोक के टैक्स भरना होता था। वो सारी चीज़ें अब हटा दी गई हैं और उसको जीएसटी में मर्ज कर दिया गया है। क्योंकि वो सारी चीज़ें हटा दी गई हैं तो अब बॉर्डर पे क्या होगा, जब आप उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश जाओगे तो यूपी एमपी बॉर्डर पे आपके डॉक्यूमेंट की चेकिंग होगी कि ई वेस्ट बिल दिखा दो कि आपके ट्रक में क्या है, कुछ इलीगल तो नहीं है, आपने जो सामान ट्रांसपोर्ट कर रहे हो वो प्रॉपर्ली टैक्स्ड है या नहीं है, कहीं आप वो ब्लैक में तो नहीं सेल कर रहे, उसकी वैल्यू कितनी है, क्या वो परमिसेबल आइटम है या नहीं है। इन सारी चीज़ों की चेकिंग आपकी स्टेट बॉर्डर पर हो जाएगी यूपी एमपी के, और फिर आप एमपी में उस चीज़ को ड्रॉप कर दोगे। तो ई वेस्ट बिल जो होता है एक तरीके का ट्रांसपोर्टेशन बिल होता है, एक तरीके का ट्रांसपोर्टेशन बिल होता है। जब आप एक जगह से दूसरी जगह सामान ट्रांसपोर्ट करते हो, जब आप एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाते हो, तो आपको जीएसटी पोर्टल पे ये सारी डिटेल्स डाल के ये कागज, ये बिल, ये टुकड़ा कागज का जनरेट करना होता है। और फिर जब आप बॉर्डर क्रॉस करोगे या आप जब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो आपको एक कागज दिखाना पड़ सकता है रास्ते में कि हाँ देखिए मेरे पास ई वेस्ट बिल है और जो मैं अपने ट्रक में सामान लेके जा रहा हूँ उसका मैंने प्रॉपर बिलिंग करा हुआ है, उसके ऊपर मैंने जीएसटी भी पे कर रखा है और मैं इसको ब्लैक में नहीं बेच रहा हूँ। ई वेस्ट बिल का ऑब्जेक्टिव है सामान को ट्रैक करना और ये मेक श्योर करना कि कहीं आप सामान को ब्लैक में तो नहीं बेच रहे, कहीं आप बेसिकली क्या होता है, सपोज करो आप मेरी दुकान पे आए, ठीक है, आपने मेरे से सामान खरीदा, अब आप कह रहे हो यार बिल छोड़ो, क्या बिल देना, नहीं तो टैक्स देना पड़ेगा, बिना बिल के मेरे को सामान दे दो, सरकार को पता थोड़ी ना चलेगा कि मैंने आपसे सामान खरीदा है। ऐसा भी तो पॉसिबल है। तो ई वेस्ट बिल जो है वो इसलिए होता है कि ऐसी कोई धांधलेबाजी ना करे, और अगर आप मेरी दुकान पे आ रहे हो तो बिना बिल के मुझसे सामान ना खरीदो और प्रॉपर उसके ऊपर जीएसटी टैक्स जो है वो पे करो। तो अपना टैक्सेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आइटम्स को ट्रैक करने के लिए सरकार ई वेस्ट बिल का कॉन्सेप्ट लेके आई कि अगर एक जगह से दूसरी जगह अगर आपको सामान ट्रांसपोर्ट करना है तो आपको जीएसटी पोर्टल पे डिटेल्स डाल के ई वेस्ट बिल जनरेट करवाना पड़ेगा। एक चीज और जो यहां पे आपको ध्यान रखनी है कि जो ई वेस्ट बिल है वो हमारे को इंट्रा और इंटरस्टेट दोनों केसेस में जनरेट करना होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया कि अगर हम यूपी से एमपी तक सामान लेके जा रहे हैं तो हमारे को ई वेस्ट बिल जनरेट करना होगा। सिमिलरली अगर हम महाराष्ट्र से ही, महाराष्ट्र के अंदर ही सामान लेके जा रहे हैं तो भी हमारे को ई वेस्ट बिल जनरेट करना होगा। मतलब कि चाहे इंटर स्टेट ट्रेड हो, चाहे इंटर स्टेट ट्रेड हो या फिर इंट्रा स्टेट ट्रेड हो, दोनों केसेस में ही हमारे को ई वेस्ट बिल जनरेट करना पड़ेगा। चाहे इंटर स्टेट ट्रेड हो या इंट्रा स्टेट ट्रेड हो, दोनों ही केसेस में हमारे को ई वेस्ट बिल जनरेट करना होता है। यह चीज आप ध्यान रखेंगे, राइट। तो जो ई वेस्ट बिल है उसका एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके जा रहे हो तो आपको उसके ऊपर जीएसटी पोर्टल पे डिटेल डाल के एक बिल जनरेट करवाना पड़ेगा जिसको ई वेस्ट बिल कहते हैं। और ये जो ई वेस्ट बिल है ये सिर्फ और सिर्फ तब जनरेट करना होता है जब आप 50,000 रुपए से ज्यादा का सामान लेके जा रहे हो। मतलब कि मेरे ट्रक में अगर सिर्फ 5,000 रुपए का सामान पड़ा है तो मेरे को ई वेस्ट बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे ट्रक में 10,000 रुपए का सामान पड़ा है तो मेरे को ई वेस्ट बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। ई वेस्ट बिल मेरे को तब जनरेट करने की जरूरत है अगर मेरे ट्रक में 50,000 या उससे ज्यादा की कोई वैल्यू आइटम पड़ी है तो मेरे को ई वेस्ट बिल जनरेट करने की जरूरत है। तो अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जा रहा हूं तो मेरे को डिटेल्स जीएसटी के पोर्टल पर सिर्फ तब डालनी होंगी जब 50,000 रुपए से ज्यादा का मैं सामान लेके जा रहा हूं। तो मैंने आपको क्या बताया, ई वेस्ट बिल इंटर और इंट्रास्टेट दोनों पे लगेगा टू ट्रैक द मूवमेंट ऑफ द गुड्स और टैक्स इवेजन को प्रिवेंट करने के लिए, टैक्स की चोरी को प्रिवेंट करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए कि जो आइटम ट्रांसपोर्ट हो रही है एक जगह से दूसरी जगह उसके ऊपर जीएसटी पे किया हुआ है या नहीं किया हुआ। और सिर्फ तब लगाया जाता है जब 50,000 रुपए से ज्यादा की वैल्यू इन्वॉल्व होती है, राइट। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप 50,000 रुपए से ज्यादा के गुड्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हो, चाहे इंटर स्टेट में चाहे इंट्रा स्टेट में, जब भी आप 50,000 रुपए से ज्यादा की वैल्यू का गुड ट्रांसपोर्ट करते हो, इवन विद इन द सेम सिटी अगर आप 50,000 रुपए से ज्यादा की वैल्यू ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल दिल्ली में आपने कुछ खरीदा और दिल्ली के अंदर ही ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो भी आपको ई वेस्ट बिल जनरेट करना पड़ेगा। मुंबई में आपने कुछ खरीदा और मुंबई में ही उसे ट्रांसपोर्ट कर रहे हो कि बांद्रा से अंधेरी तक आपको ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो भी आपको ई वेस्ट बिल जनरेट करना पड़ेगा अगर गुड्स की वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा की है तो। ये बात ध्यान रखेंगे। तो चाहे इंटर स्टेट हो या इंट्रा स्टेट हो, आपको ई वेस्ट बिल तो जनरेट करना ही पड़ेगा अगर 50,000 रुपए से ज्यादा की वैल्यू इन्वॉल्व है तो। और एक चीज और ध्यान रखनी है कि ई वेस्ट बिल जो है हमेशा ट्रांसपोर्टेशन शुरू करने से पहले जनरेट करना होता है। ऐसा नहीं कि ट्रक वाले भैया बोल रहे हैं चल छोटू तू ट्रक स्टार्ट कर, मैं रास्ते में ई वेस्ट बिल जनरेट कर दूंगा। नहीं, जब आप अपना ट्रक शुरू करोगे उससे पहले आपके हाथ में ई वेस्ट बिल होना चाहिए, तभी ये सारा प्रोसेस वैलिड माना जाएगा। तो ये है ई वेस्ट बिल का कॉन्सेप्ट जीएसटी के अंदर। जीएसटी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं जीएसटी कॉम्पोजिशन स्कीम। देखिए
इसको कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था वो था जीएसटी कॉम्पनसेशन, सेस एंड जीएसटी कॉम्पनसेशन। वो कॉम्पनसेशन था, मुआवजा। यह है जीएसटी कॉम्पोजिशन स्कीम। तो सबसे पहली बात तो यह कि जब भी आप एग्जाम में जीएसटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि कॉम्पनसेशन और कॉम्पोजिशन अलग अलग चीजें हैं। और एग्जाम में क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन कॉम्पनसेशन के ऊपर पूछा है या कॉम्पोजिशन के ऊपर पूछा है। कॉम्पनसेशन क्या है वो तो मैं पिछले लेक्चर में डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं। अभी इस वाले लेक्चर में मैं कॉम्पोजिशन आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। स्लाइड से पढ़ाने से पहले मैं एक बारी आपको ब्लॉक डायग्राम के जरिए सिखाना चाहूंगा कि अपनी कॉम्पोजिशन स्कीम क्या है। नॉर्मली जीएसटी के अंदर क्या होता है, पहले आपको मैं नॉर्मल प्रोसेस समझा देता हूं। सपोज करिए रिलायंस है और ये सरकार है। रिलायंस में आपने जियो का सिम कार्ड खरीदा, हर महीने आप बिल पेमेंट कर रहे हो। रिलायंस के रिटेल स्टोर से आपने कुछ टीवी, कपड़े वगैरह खरीद लिए। रिलायंस का पेट्रोल वगैरह खरीद लिया, एटसेट्रा। तो रिलायंस की कमाई हो गई। बड़ी कंपनी है, बड़ा बिजनेस है। सरकार क्या बोलती है, जीएसटी के अंदर जो बड़े बिजनेसेस होते हैं उनको सरकार को जीएसटी पे करना होता है हर महीने, एवरी मंथ। उन्हें सरकार को हर महीने जीएसटी पे करना होता है, हर महीने। और वो भी 5% पे, 12% पे, 18% पे, 28% पे, जो हमने स्लैब्स देखी उस रेट पे से किसी एक पे। यह है नॉर्मल जीएसटी का प्रोसेस कि रिलायंस ने अगर 100 रुपए कमाए तो 100 रुपए में से सपोज 5% या 12% या 18% या 28% जो भी आइटम रिलायंस बेच रहा है उस आइटम के हिसाब से स्लैब लगा दी जाएगी कि सपोज करिए एक पर्टिकुलर आइटम पे 5% लग रहा है, एक पर्टिकुलर आइटम पे 12% लग रहा है, एक पर्टिकुलर आइटम पे 18 लग रहा है, एक पर्टिकुलर पे 28 लग रहा है। तो उस हिसाब से स्लैब वाइज कैलकुलेट करके रिलायंस को हर महीने केंद्र सरकार को जीएसटी पे करना पड़ेगा। यह है नॉर्मल जीएसटी का प्रोसेस कि बड़ा बिजनेस हर महीने, एवरी मंथ, फोकस अपॉन दिस वर्ड एवरी मंथ, फोकस अपॉन दिस वर्ड एवरी मंथ एंड फोकस अपॉन दी स्लैब्स, इन स्लैब्स पे फोकस करिए कि नॉर्मल जीएसटी प्रोसेस के अंदर आपको हर महीने और इन स्लैब्स में से किसी एक रेट पे जीएसटी पे करना होगा सरकार को। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जियो की बात करता हूं, टेलीकम्युनिकेशन की बात करता हूं, तो उसके ऊपर 18% जीएसटी लगता है। जो आपका फोन की सर्विसेज होती है उनके ऊपर 18% जीएसटी लगता है। सपोज करो रिलायंस ने पूरे महीने में 100 रुपए की कमाई करी अपने जियो के सिम कार्ड बेच के, तो इस 100 रुपए में से 18 रुपए जो है जीएसटी के नाम के वो रिलायंस को हर महीने केंद्र सरकार को देने होंगे। कि अगर रिलायंस की हर महीने 100 रुपए की सेल हो रही है तो उसमें से 18% जीएसटी जो है केंद्र सरकार को जमा कराना पड़ेगा। तो नॉर्मली क्या होता है कि आपको हर महीने जीएसटी जमा कराना होता है सरकार के साथ, और उसमें भी जो टैक्स रेट होता है वो सर्विस या गुड के हिसाब से डिसाइड होता है। कि अगर आप टेलीकॉम का जीएसटी जमा करा रहे हो, टेलीकॉम 18% स्लैब में आता है तो 18%। अगर आप अपने रेस्टोरेंट का बिल जमा करा रहे हो, अपने रेस्टोरेंट का जीएसटी जमा करा रहे हो, रेस्टोरेंट 5% वाली कैटेगरी में आता है तो उसके ऊपर 5% जीएसटी आपको जमा कराना पड़ेगा हर महीने। नॉर्मल प्रोसेस इस तरीके से काम करता है। अब अगर मैं बात करूं कॉम्पोजिशन स्कीम की, इफ आई टॉक अबाउट कॉम्पोजिशन स्कीम, अब अगर मैं कॉम्पोजिशन स्कीम की बात करता हूं तो ये जो स्कीम है दिस इज फॉर स्मॉल बिजनेसमैन। ये जो है स्मॉल ट्रेडर्स के लिए है। कॉम्पोजिशन स्कीम जो है इट इज फॉर स्मॉल ट्रेडर्स। कि सपोज करिए एक दुकान वाले भैया हैं और उनकी जो टर्नओवर है, उनकी जो साल की सेल है दैट इज लेस देन 1.5 करोड़। सरकार ने नंबर दिया हुआ है कि अगर आपकी सेल सालाना 1.5 करोड़ रुपए से कम है, अगर आपकी जो सेल है सालाना ईयरली 1.5 करोड़ से कम है, अगर आपकी साल में जो सेल है वो 1.5 करोड़ रुपए से कम है, तो आप इस कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट कर सकते हो। तो सबसे पहली कंडीशन हमने क्या देखी कि जो जीएसटी की कॉम्पोजिशन स्कीम में आपको बता रहा हूं,
जीएसटी की एक कॉम्पोजिशन स्कीम सिर्फ तब लगेगी अगर आपकी साल की जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ रुपए से कम है। 1.5 करोड़ रुपए से कम अगर आपकी साल की सेल है तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम मिल सकता है। अब इस कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर क्या हो रहा है, दुकानदार ये कहेगा कि मैं हर महीने नहीं बल्कि हर क्वार्टर, मतलब 3 महीने में एक बार, हर क्वार्टर मैं जीएसटी जमा कराऊंगा। तो पेपर वर्क कम हो गया। रिलायंस जैसे बड़े बिजनेसमैन क्या कर रहे हैं, हर महीने उन्हें सीए का खर्चा, अपने डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना, अकाउंट्स मेंटेन करना, ये सब उन्हें हर महीने टैक्स जमा कराना पड़ेगा। ये छोटे दुकानदार ने बोला कि मैं हर महीने नहीं हर क्वार्टर कराऊंगा, मतलब कि 3 महीने में एक बार कराऊंगा। मैं ये काम कराऊंगा 3 महीने में एक बार, हर क्वार्टर। अच्छा, जिससे कि मेरा सीए का खर्चा बचे। सीए क्या करता है, जब भी आप जीएसटी जमा कराओगे सीए आपसे फीस लेगा। तो रिलायंस के पास तो इतना पैसा है कि वो हर महीने सीए को फीस दे सकता है, छोटे दुकानदार के पास नहीं है। वो क्या कहेगा, मैं 3 महीने में एक बार सीए को फीस देना चाहता हूं। तो सरकार ने छोटे बिजनेसमैन की बात समझी, उन्होंने बोला यार ये बात तो सही कह रहा है, छोटा बिजनेसमैन अगर हर महीने सीए को फीस देगा तो उसके बाद बचेगा क्या। तो सरकार ने बोला ठीक है, तुम एक काम करो, 3 महीने में एक बार ही मेरे को जीएसटी जमा करा देना, क्योंकि तुम छोटे बिजनेसमैन हो, तुम्हारी सेल जो है साल की 1.5 करोड़ रुपए से कम है। तो कॉम्पोजिशन के लिए ऑप्ट करने के लिए आपकी जो सेल है साल की वो 1.5 करोड़ रुपए से कम की होनी चाहिए। अगर 1.5 करोड़ रुपए 1.5 सीआर से ऊपर की आपकी सेल है तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट नहीं कर सकते। 1.5 करोड़ से ऊपर की आपकी सेल है, आप कॉम्पोजिशन स्कीम ले ही नहीं सकते। मतलब कि कान ऐसे ना पकड़ के ऐसे पकड़ो, समझो इसे कि अगर आपकी 1.5 करोड़ रुपए से ऊपर की सेल है उस केस में आपको हर महीने जीएसटी देना ही पड़ेगा, आप बन जाओगे बड़े बिजनेस। अगर आपकी 1.5 करोड़ रुपए से ऊपर की सेल है तो आपको हर महीने जीएसटी देना ही पड़ेगा, हर महीने जीएसटी देना ही पड़ेगा अगर आपकी 1.5 करोड़ रुपए से ऊपर की सेल है। अगर 1.5 करोड़ से कम की सेल है और आपने कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर लिया तो उस केस में आप हर क्वार्टर जीएसटी दोगे। और यहां पे जो आप टैक्स दोगे, यहां पे जो आप जीएसटी दोगे वो लमसम इनकम के ऊपर दोगे। लमसम इनकम मतलब कि रिलायंस जो है वो जो टैक्स दे रहा है वो अपनी एग्जैक्ट इनकम पे दे रहा है। रिलायंस जो जीएसटी दे रहा है हर महीने नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर वो अपनी एग्जैक्ट इनकम पे दे रहा है। एग्जैक्ट इनकम मतलब कि रिलायंस ने बोला कि भैया इस महीने मेरी 1133 रुपये और 50 पैसे की सेल हुई है, तो अब रिलायंस को 1133 रुपये 50 पैसे के ऊपर ही टैक्स देना पड़ेगा, इसके ऊपर ही सरकार को जीएसटी जमा कराना पड़ेगा। वेयर एज अगर आपने कॉम्पोजिशन स्कीम लिया हुआ है तो आप सरकार को अपनी अप्रॉक्सीमेट इनकम बता सकते हो। अगर आपने कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर ऑप्ट किया हुआ है, अगर आपने कॉम्पोजिशन स्कीम ली हुई है तो आप अपनी अप्रॉक्सीमेट इनकम बता सकते हो कि सर देखो मेरे पास कोई अकाउंटेंट रखने के पैसे नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको अंदाजा बता देता हूं कि लगभग मेरी जो है 20 लाख रुपए साल की सेल है और उस 20 लाख के ऊपर मैं आपको जीएसटी दे दूंगा। मतलब कि कॉम्पोजिशन स्कीम का पहला फीचर था 1.5 करोड़ रुपए से कम की सेल होनी चाहिए। कॉम्पोजिशन स्कीम का दूसरा फीचर है क्या कि आपकी जो टैक्स लगता है वो लमसम इनकम के ऊपर लगता है। आपका जो टैक्स लगेगा वो लमसम इनकम के ऊपर लगेगा। लमसम इनकम मतलब कि जैसे अंबानी ने क्या करा, यहां पे एग्जैक्ट इनकम निकाली और उसके ऊपर टैक्स पे करा। लेकिन अगर आपने कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर ऑप्ट करा हुआ है तो आप सरकार को वॉलंटरली अपनी मर्जी से बता दोगे कि देखो मेरा लगभग इतने रुपए का धंधा है साल का, मैं इसके ऊपर आपको जीएसटी दूंगा। सरकार कहेगी ठीक है, आप छोटे बिजनेसमैन हो, हम आपको परेशान नहीं करेंगे कि आप अकाउंटेंट रखो, एग्जैक्ट सेल निकालो, पेपर वर्क करो। उन सारी चीजों से हम आपको बचाना चाहते हैं, उन सारी चीजों से हम आपको सेव करना चाहते हैं। एंड हेंस आप जो है क्वार्टरली जीएसटी पे करो और हमारे को एक लमसम इनकम बता दो कि कितने रुपए के ऊपर आप जीएसटी हमारे को पे करने वाले हो। मतलब कि अंबानी को यहां पे अकाउंटेंट वगैरह रखने पड़ेंगे एग्जैक्ट इनकम निकालने के लिए। छोटे दुकानदार के पास अकाउंटेंट सीए वगैरह रखने के पैसे नहीं होते, उनके पास इतनी मेहनत करने का टाइम और पैसा नहीं होता क्योंकि छोटा सा बिजनेस है। तो सरकार ने बोला आपको एग्जैक्ट इनकम निकालने की जरूरत नहीं है, आप अपनी रफ इनकम हमारे को बता दो और उस रफ इनकम के ऊपर हम आपको टैक्स पे करने देंगे। कहने का मतलब है कि अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर ऑप्ट कर रहे हो तो आपको एक तो हर महीने टैक्स नहीं देना, क्वार्टरली टैक्स दे सकते हो आप। उसके अलावा एग्जैक्ट इनकम के ऊपर टैक्स नहीं देना, आप लमसम इनकम के ऊपर टैक्स दे सकते हो। तीसरा फीचर मैंने आपको क्या बताया कि कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर आपको जो टैक्स देना होता है वो 5, 12, 18 या 28 में से एक स्लैब पे देना होगा।
लेकिन कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर क्योंकि आप छोटे बिजनेसमैन हो तो आपको जो टैक्स देना होगा वो 1 to 6% के बीच में वेरी करेगा डिपेंडिंग आपकी किस आइटम का बिजनेस है। मतलब कि आपका जो टैक्स रेट रहेगा वो 5, 12, 18, 28 नहीं रहेगा। कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर क्योंकि आप एक छोटे बिजनेसमैन हो तो सरकार आप किस आइटम का धंधा कर रहे हो, क्या आइटम बेच रहे हो, उसके बेसिस पे डिसाइड करेगी कि आपके ऊपर कितने परसेंट का टैक्स लगेगा। 1% का, 1.5% का, 2 का, 3 का, 4 का, 4.5 का, 5 का या 6 का। मतलब कि अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर ऑप्ट कर रहे हो तो ये तीसरा बेनिफिट आपको मिलेगा कि आपका जो टैक्स रेट होता है वो नॉर्मल से कम होता है। मतलब कि कॉम्पोजिशन स्कीम में 3 फीचर हमारे को समझने हैं। एक, कि आपको हर महीने टैक्स नहीं देना बल्कि हर क्वार्टर देना है। दूसरा, आप अपनी लमसम इनकम घोषित करके टैक्स पे कर सकते हो, एग्जैक्ट इनकम घोषित करने की जरूरत नहीं है। तीसरा, आपको 5, 12, 18, 28 के चक्कर में बढ़ने की जरूरत नहीं है। 1 से 6% के बीच में आपको अपनी लमसम इनकम के ऊपर टैक्स पे करना होगा। यह है कॉम्पोजिशन स्कीम। मतलब कि यहां पे क्या हो रहा है कि ये स्कीम जो है स्मॉलर बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाने के लिए लाई गई है, उनका पेपर वर्क रिड्यूस करने के लिए और उनकी टैक्स लायबिलिटी कम करने के लिए। टैक्स लायबिलिटी कम मतलब कि टैक्स रेट कम करने के लिए लाई गई है कि छोटे बिजनेसमैन से हम कम टैक्स लेंगे। जो कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर ऑप्ट कर रहा है हम उससे कम टैक्स लेंगे। नॉर्मल बड़े अंबानी, अडानी, टाटा बिजनेसमैन 5, 12, 18, 28 के अंदर टैक्स देंगे, लेकिन जो छोटे बिजनेसमैन है 1.5 करोड़ से नीचे वाले जिन्होंने कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट करा है उनके ऊपर हम लमसम इनकम के ऊपर 1 से 6% के बीच में टैक्स लगाएंगे। ये हमारी कॉम्पोजिशन स्कीम है। हर क्वार्टर आपको टैक्स देना होगा, 1.5 करोड़ रुपए से नीचे आपकी इनकम होनी चाहिए। यह है कॉम्पोजिशन स्कीम। यहां पे 2 बातें और हैं जो अभी बता रहा हूं आपको। यहां पे सरकार ने 2 नियम बनाए कि अगर आप जीएसटी कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर ऑप्ट करते हो, मतलब कि आपको क्वार्टरली टैक्स भरना है। देखो, मैं बार बार एक ही चीज़ रिपीट इसलिए करता हूं कि जब आप सुन रहे हो तो आपको फटाफट से क्लास में याद हो जाए, आपको खुद से कुछ ज़्यादा रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े। वैसे तो आप नोट्स बना रहे हो मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ को 1-2 बार रिपीट करने की कोशिश करता हूं जिससे कि आपका सारा कुछ जो है एक साथ रिवाइज हो जाए, आपको खुद से कुछ ज़्यादा मेहनत करनी ना पड़े। तो कॉम्पोजिशन स्कीम मतलब कि आप क्वार्टरली टैक्स पे करना चाहते हो, लमसम इनकम के ऊपर 1 से 6% के बीच में टैक्स पे करना चाहते हो, 5, 12, 18, 28 के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। अगर आप ऐसी स्कीम चाहते हो तो सरकार ने रूल नंबर 1 बनाया कि आपको कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है जो मिलता है, याद करो वो जो मैंने ब्लॉक डायग्राम बनाया था पूरा, कि जब फाइनल कंज्यूमर टैक्स पे कर देता है सरकार आपका दिया हुआ पैसा लौटा देती है, याद करो वो वाला, वो आपको नहीं मिलेगा। और दूसरा, इंटर स्टेट ट्रेड अलाउड नहीं है। मतलब कि आप अपना माल जो अपनी स्टेट में बेच सकते हो, अगर आप दूसरे स्टेट में माल बेचना चाहते हो तो नहीं बेच सकते। मतलब कि सपोज करो आप कर्नाटका के एक व्यापारी हो और कर्नाटका में आप सामान बेच रहे हो, कर्नाटका में आपने सामान बेचा, अब आप कह रहे हो कि मैं कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट कर रहा हूं, आपने कर लिया, अच्छी बात है। अब आप तेलंगाना, हैदराबाद वगैरह अपना सामान नहीं बेच सकते। क्यों? क्योंकि इंटर स्टेट ट्रेड जो है वो अलाउड नहीं है कॉम्पोजिशन स्कीम में। अगर आपको दूसरे शहर में ट्रेड करना है, अगर आपको जो है दूसरे राज्य में ट्रेड करना है, कर्नाटका का माल वेस्ट बंगाल में बेचना है, तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट नहीं कर सकते। आपको फिर नॉर्मल जो है टैक्स पे करना पड़ेगा, 5, 12, 18, 28 में हर महीने पे करना पड़ेगा। तो कॉम्पोजिशन स्कीम की 2 इंपॉर्टेंट कंडीशन याद रखनी है कि इंटर स्टेट ट्रेड अलाउड नहीं होता इसमें, और जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। तो ये 2 प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको पॉइंट बताया। यूपीएससी क्योंकि आजकल अनप्रेडिक्टेबल स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो कॉम्पोजिशन स्कीम से रिलेटेड 2 अनप्रेडिक्टेबल स्टेटमेंट यहां से बन सकती हैं। तो हमने देख लिया क्या, थ्रेशोल्ड देख लिया, स्लैब्स देख लिए, ई-वेज बिल देख लिया और जीएसटी कॉम्पोजिशन स्कीम देख लिया। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यूज रेफरल कोड मधु गुप्ता, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, डू जॉइन दैट। कल नया लेक्चर आ रहा है जिसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म और उसके अलावा जीएसटी एग्जाम्पशन, जीएसटी 0% और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर कैसे जीएसटी लगता है, सारी बातें करेंगे। लेट्स क्रैक इट।